Hello everyone, welcome to my channel Flaws. Let us start with the MP Accommodation Control Act 1961 के important questions. As per requested by you all, I am bringing to you the important questions that have been asked in the previous year papers regarding this act. और इसमें मैंने MCQs वो सारे इनकॉर्पोरेट किए हैं जो कि आपके पिछले MP PCS J के पेपर में पूछे गए हैं और ADJ के पेपर में पूछे गए हैं. तो आई होप ये आपको रियली बेनिफिट करे इन योर अपकमिंग पेपर. सो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट. सो क्वेश्चन नंबर 1, पहले हम 2013 का पेपर डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद सब्सिक्वेंटली 2014, 15 और 16 का डिस्कस करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 1, अंडर MP Accommodation Act when the defense against eviction of the tenant can be struck out. तो पहले तो सेक्शन 13 में टेनेंट को क्या डिफेंस मिलता है? पहला डिफेंस मिलता है कि अगर वो 1 महीने के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ समन्स या डेट ऑफ नोटिस ऑफ अपील अगर अपने रेंट के एरियर्स को जमा कर देता है कोर्ट में एंड सब्सिक्वेंटली हर महीने की 15 तारीख को जो भी उस महीने का रेंट बनता है अगर वो कोर्ट में जमा कर देता है तो उसके अगेंस्ट एविक्शन का सूट दायर नहीं किया जाएगा. दूसरी चीज उसमें लिखी हुई है कि अगर उसे कोई डाउट है कि कितना अमाउंट होना चाहिए रेंट का तो वो कोर्ट में अप्लाई कर सकता है, कोर्ट प्रोविजनल रेंट फिक्स कर देंगे. तीसरी चीज उसमें लिखी हुई है कि अगर वो डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है कि रेंट किसको पे होनी चाहिए, अगेन वो कोर्ट में अप्लाई कर देगा, कोर्ट उससे कहेगा कि आके यहाँ पे डिपॉजिट कर दो. अब इन केस अगर ये अमाउंट डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है और लोगों को डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है, अगर ये झूठा निकला तो उसका डिफेंस स्ट्रकआउट होता है. दूसरी चीज अगर उसने पेमेंट नहीं टाइम से करी दैट इज 1 महीने के अंदर तो उसका डिफेंस स्ट्रकआउट होता है. अब क्योंकि यहाँ पर एक ही ऑप्शन है तो आंसर इज ए ऑन नॉन पेमेंट ऑफ अमाउंट एज पर सेक्शन 13. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अंडर विच प्रोविजन ऑफ MP एक्ट पेनल्टीज कैन बी इम्पोज्ड ऑन अ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट. तो ये सेक्शन 43 में है. सेक्शन 43 में लैंडलॉर्ड और टेनेंट के ऊपर पेनल्टीज इम्पोज करी जा सकती हैं. नेक्स्ट यू हैव सेक्शन 3, प्रोविजंस ऑफ MP एक्ट कहाँ कहाँ लागू होते हैं. लेट मी जस्ट टेल यू, क्योंकि मैंने अभी आपको ब्रीफ में ही पढ़ाया है, डिटेल में नहीं पढ़ाया है, तो आई मस्ट टेल यू हियर कि ये जो MP एक्ट है ये पूरे मध्य प्रदेश पे लागू होता है. लेकिन जब ये एक्ट लागू किया गया था उस टाइम बोला गया था कि फर्स्ट इंस्टेंस पे ये एक्ट उन एरियाज पे लागू होगा जिनका नाम फर्स्ट शेड्यूल में दे रखा है इस एक्ट के, एंड सब्सिक्वेंटली अगर चाहे स्टेट गवर्नमेंट तो फर्दर बाकी एरियाज पे भी लागू कर सकती है बाय नोटिफिकेशन. तो करेंटली जो सीन है MP में 52 डिस्ट्रिक्ट्स हैं करेंटली, जिसमें से 43 डिस्ट्रिक्ट्स का नाम है फर्स्ट शेड्यूल में जिनके ऊपर ये एक्ट लागू होता है. तो इन केस अगर ये क्वेश्चन आता है कि MP अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट कहाँ कहाँ लागू होता है तो आप लिखेंगे ओनली दोज एरियाज जो फर्स्ट शेड्यूल में प्रिस्क्राइब है. ओके, नेक्स्ट लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 बात करता है अंडर MP Accommodation Act व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच स्टैंडर्ड रेंट शैल बी फिक्स्ड फॉर अ टेनेंसी. सेक्शन 10 क्या कहता है, कितने टाइम के लिए स्टैंडर्ड रेंट फिक्स करी जाती है? 1 साल के लिए फिक्स करी जाती है. कितने टाइम के लिए? 1 साल के लिए. क्वेश्चन 5, which of the following is not a member of the family for the purpose of MP Accommodation Control Act 1961. तो यहां पर मेंबर ऑफ द फैमिली कौन नहीं है? मैरिड डॉटर नहीं है. कौन नहीं है? मैरिड डॉटर नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, under MP Accommodation Act where a landlord has acquired any accommodation by transfer. I have told you several times this while explaining my video, so please remember this कि अगर by transfer है, लैंडलॉर्ड एक्वायर कर रहा है, नो सूट फॉर एविक्शन ऑफ टेनेंट शैल बी मेंटेनेबल ऑन द ग्राउंड ऑफ बोनाफाइड नीड फॉर रेसिडेंस अनलेस अ पीरियड ऑफ डैश हैज elapsed फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन. तो कितना टाइम? ट्रांसफर के केस में 1 साल बाद ही वो कर सकता है. तो until a period of 1 year has elapsed. Next, let us move to question number 7. Under MP Accommodation Act, in a suit for eviction, the tenant shall deposit in the court or pay to the landlord the arrears of rent within which period from the date of service of writ of summons. Section 13 क्या कहता है? 1 महीने के अंदर. So answer is 1 month. Question number 8. Under MP Accommodation Act, where shall the tenant file a complaint when the landlord withholds the essential supply. तो लैंडलॉर्ड जब सेक्शन 38 के अंदर एसेंशियल सप्लाई को काटते हैं तो टेनेंट कहाँ फाइल कर सकता है कंप्लेंट? रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी को. ओके, सो आंसर इज सी. Question number 9, where decree is passed against a tenant on the ground of bona fide need under 12(1)(e) of MP Accommodation Act, the landlord would get the possession of the premises after dash of the date of order. तो मैंने आपको बताया था कि अगर लैंडलॉर्ड को bona fidely accommodation रेसिडेंशियल या नॉन रेसिडेंशियल पर्पज के लिए चाहिए, यानी E और F सब क्लॉज के लिए अगर उन्हें चाहिए,
और अगर कोर्ट उनके फेवर में डिसीजन पारित कर देते हैं तो उन्हें पोजेशन 2 महीने बाद ही मिलेगी फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर. सो आंसर इज 2 months. Next, let's move to question number 10. Question number 10 says, to whom appeal lies against an order passed by rent controlling authority under section 23A of the MP Accommodation Control Act. जैसे ही 23A से 23G आए, याद रखिए ये चैप्टर 3A है आपके एक्ट का और यहाँ पर अपील लाई नहीं करती है, यहाँ पर केवल रिविजन लाई करता है और वो भी हाई कोर्ट को लाई करता है. सो प्लीज डोंट फॉरगेट दिस. फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11. Under MP Accommodation Act, landlord can institute a suit for eviction against tenant for accommodation let for non-residential purpose if required bona fide by the landlord. तो non-residential purpose के केस में क्या होगा आंसर? जब उसे business purpose के लिए चाहिए तो आंसर will be A for hotel business. Next, question number 12. Under MP Accommodation Act, the ground for eviction that the tenant has built accommodation suitable for his purpose is available only where the purpose of letting is. तो यहां पर आंसर है रेसिडेंशियल पर्पस. अगर आप सेक्शन 12 ढंग से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर टेनेंट कोई ऐसा पोर्शन अकोमोडेशन का एक्वायर कर लेता है जो उसे नहीं दिया गया था और उस पर कुछ ऐसा बनवा लेता है अपने रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, तो रिमेंबर इट इज फॉर रेसिडेंशियल. सो आंसर इज ए. फिर आता है क्वेश्चन नंबर 13. अंडर सेक्शन 13(2) ऑफ एमपी अकोमोडेशन एक्ट, द फिक्सिंग ऑफ प्रोविजनल रेंट इज नेसेसरी वेयर द डिस्प्यूट रिलेट्स टू. सो आंसर इज बी, अमाउंट ऑफ रेंट. ये मैं आपको बता दूं, प्लीज यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा. सेक्शन 11 बात करता है इंटेरिम रेंट के बारे में, और इंटेरिम रेंट कब फिक्स करी जाती है? जब तक रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी फाइनली स्टैंडर्ड रेंट डिटरमाइन ना कर ले कि उस अकोमोडेशन की क्या होगी, तब इंटेरिम रेंट फिक्स करी जाती है. और प्रोविजनल रेंट आपकी सेक्शन 13 के 2 में फिक्स करी जाती है, जहां पर टेनेंट डिटरमाइन नहीं कर पा रहा कि एग्जैक्टली उसे कितना अमाउंट पे करना है रेंट का, तो वो कोर्ट में अप्लाई करता है और फिर कोर्ट एक प्रोविजनल रेंट फिक्स करता है. सो answer here is B, amount of rent. Remember this. Now let's move forward. Question number 14. A retired servant of dash is covered within the meaning of landlord as defined under section 23J(2) of the MP Accommodation Act. तो यहाँ पर आंसर सी है, कंपनी ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट. वहां पर लिस्ट दे रखी है, आप एक बार उसको रिवाइज कर सकते हैं. उसके हिसाब से आंसर इज सी. Question number 15. Under the provisions of MP Control Act, with respect to fixation of standard rent, exclusive jurisdiction has been conferred on. तो section 10 कहता है कौन फिक्स कर सकता है standard rent. So answer is B, rent controlling authority. Next, question number 16. Under section 12(1)(f, अब 12(1)(f) नॉन रेसिडेंशियल पर्पज के लिए जब लैंडलॉर्ड को अकोमोडेशन चाहिए उसको रेफर करता है. सो अंडर सेक्शन 12(1)(f of MP Act, for whose need landlord cannot obtain decree of eviction against a tenant. तो cannot और can, not और इन सबको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ये हम बहुत ज्यादा इसको भूल जाते हैं और यहीं पर प्रॉब्लम्स होती हैं. सो यहाँ पर cannot लिखा है, तो अब लैंडलॉर्ड अपने लिए तो ऑब्टेन कर सकता है तो ए होगा नहीं, अपनी अनमैरिड डॉटर के लिए कर सकता है बी नहीं होगा, अपने मेजर सन के बिजनेस के लिए कर सकता है तो सी नहीं होगा. सो आंसर इज डी, वो अपनी वाइफ के लिए ऐसी डिग्री ऑब्टेन नहीं कर सकता. सो ये पूरे क्वेश्चन आपके 2013 के थे. Now let us move towards 2014. Question number 17. Who is not a landlord for the purpose of section 23J of the MP Accommodation Control Act? ये question repeat हुआ है, ठीक है. तो यहाँ पर कौन नहीं है? सो आंसर ओवर हियर इज बी, गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट तभी इंक्लूड होगा जब वो रिटायर्ड सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट हो, डाइवोर्स वाइफ है, हैंडीकैप पर्सन है. सो आंसर इज बी, गवर्नमेंट सर्वेंट 23J के हिसाब से लैंडलॉर्ड नहीं है, रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट होना चाहिए. ओके. क्वेश्चन नंबर 18. डिफेंडेंट वॉज अ वॉचमैन ऑथोराइज टू रिमेन इन पोजेशन ऑफ द प्रीमाइसेस बाय प्लेंटिव. डिफेंडेंट एक वॉचमैन था, प्लेंटिव ने उसे ऑथोराइज किया कि तुम इस अकोमोडेशन की possession लो और यहाँ रहो. Whether eviction suit under section 12 of Accommodation Act is maintainable against him. So answer here is it is not maintainable. Okay. Next, question number 19. As per section 13 of the Act, the rent may be deposited in the court. Whether section 13 is applicable to execution proceedings of decree for eviction. क्या section 13 execution proceedings पे लागू होता है? क्या एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स के दौरान रेंट डिपॉजिट करी जा सकती है? सो आंसर हियर इज सी, सेक्शन 13 इज नॉट एप्लीकेबल टू एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स ऑफ डिक्री फॉर एविक्शन. ठीक है, तो जब डिक्री एग्जीक्यूट हो रही है एविक्शन की तब नहीं ये लागू हो सकता है सेक्शन 13.
Next, let us move to question number 20. Defendant was in arrears of rent for the period from April to May 1980. तो 1980 के अप्रैल और मई का रेंट पे नहीं करा डिफेंडेंट ने. नोटिस भेजा गया डिफेंडेंट को 14/8/1980 को. फिर उसके बाद एविक्शन का सूट फाइल किया गया 4 मार्च 1985 में, 5 साल बाद. अब समन सर्व करेगा डिफेंडेंट को 03/04/1985 को. डिफेंडेंट ने एरियर्स जमा नहीं करे विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ समन्स, और ना ही सेक्शन 13(1) को कंप्लाई किया, जो कि कहता है आपको 1 महीने के अंदर जमा करना होता है जो भी आपका एरियर हो, और फिर सब्सिक्वेंटली हर महीने की 15 तारीख को. तो 13(1) तो कंप्लाई नहीं किया. वेदर ही इज एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 12(3) ऑफ द एक्ट, क्या वो एंटाइटल्ड है? सो आंसर हियर इज ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 12(3) ऑफ द एक्ट, क्योंकि उसने कंप्लाई नहीं किया. फिर आता है क्वेश्चन नंबर 21, जो कि बात करता है which one is not correct. Under section 2A of the MP Accommodation Control Act, accommodation means any building or part of a building and includes. तो नॉट करेक्ट पूछा गया है. अगेन प्लीज, ये नॉट प्लीज और कैनॉट बहुत ध्यान रखना. नॉट करेक्ट. तो अकोमोडेशन की डेफिनेशन हमने बहुत बार पढ़ी और हमने देखा कि गार्डन इंक्लूड होते हैं, ग्राउंड इंक्लूड होते हैं, गैराजेस इंक्लूड होते हैं, आउट हाउस इंक्लूड होते हैं, फिटिंग्स और फर्नीचर इंक्लूड होता है. तो बचा क्या? एनी लैंड विच इज बीइंग यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, क्योंकि अकोमोडेशन की डेफिनेशन कहती है ऐसा लैंड जो एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए ना यूज किया जा रहा वो उसकी डेफिनेशन में इंक्लूडेड है. तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ऐसा लैंड विच इज बीइंग यूज्ड. तो ए ऑप्शन है जो अकोमोडेशन की डेफिनेशन में नहीं आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. Which of the following proposition is correct about section 14 of the MP Control Act 1961? तो सेक्शन 14 के बारे में क्या करेक्ट है? तो 22 का आंसर है सी. टेनेंट में नॉट सबलेट द अकोमोडेशन हेल्ड बाय हिम जब तक वो लैंडलॉर्ड की रिटन कंसेंट ना ले ले. ओरल नहीं, रिटन कंसेंट. तो याद रखिएगा. सेक्शन 23 एमपी अकोमोडेशन एक्ट किस पे लागू नहीं होता है? सो आंसर हियर इज ए, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे वो लागू नहीं होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. Under which of the following section of MP Control Act powers of civil court have been provided to the rent controlling authority? तो ये सेक्शन 29 में प्रोवाइडेड है सिविल कोर्ट की पावर रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी को. नाउ लेट अस मूव टू पेपर 2015. Question number 25. Under MP Accommodation Control Act, essential supply enjoyed by a tenant in respect of the accommodation let to him is cut off by the landlord, who will make an order to restore such supply. तो लैंडलॉर्ड सेक्शन 38 में अगर एसेंशियल सप्लाई काट देते हैं तो कौन ऑर्डर पारित करेगा लैंडलॉर्ड को डायरेक्शन देने के लिए कि सप्लाई रिस्टोर करी जाए? तो ये पावर आपकी रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास है. इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट. Next question number 26. Under MP Control Act, an appeal shall lie against the order passed by Rent Controlling Authority to. तो रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी से अपील किसके पास लाई करती है? डिस्ट्रिक्ट जज के पास. So answer is B, डिस्ट्रिक्ट जज. Question number 27. Under MP Accommodation Control Act, the landlord gets entitled to get the house vacated from the tenant if he did not use it continuously for. तो इसका आंसर क्या है? 6 months. अगर आप सेक्शन 12(1) के सी पार्ट में देखेंगे, डी पार्ट में अगर आप देखेंगे ये, तो वहां पर मेंशन्ड है कि 6 महीने के अंदर अगर उसने यूज नहीं किया तो उसे वेकेट करना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28. Now, where a landlord is acquired any accommodation by transfer, see again transfer, he cannot bring a suit for eviction on the ground specified in clause E or F of section 12 until 1 year has not lapsed. So 28 का आंसर क्या है? 1 year. Remember this. Now you have question number 29. The provisions of Chapter 2 of MP Accommodation Act will not be applicable to a newly constructed house for a period of, do you remember this? Section 4. तो 5 साल के लिए. कब तक नहीं अप्लाई होगा? 5 साल के लिए. नेक्स्ट, अब हम आ जाते हैं 2016 के पेपर पे. तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 30. If after the tenant has delivered possession on or before the date specified in the order again under clause G or H of subsection 1 of section 12 of the Accommodation Act, landlord fails to commence the work of repairs or building or rebuilding within dash of the specified date on an application made to it, court may order landlord to place the tenant in occupation of the accommodation or part thereof. तो अगर कितना टाइम पीरियड है कि अगर लैंडलॉर्ड फेल हो जाता है पोजेशन वापस रीस्टोर करने के लिए टेनेंट को, तो कोर्ट वापस लैंडलॉर्ड को ऑर्डर करेंगे. तो आंसर हियर इज योर 1 month.
1 महीने का टाइम होता है, और उसमें अगर उसने रिस्टोर नहीं किया तो वहां पर कोर्ट ऑर्डर पारित करेगा। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 31। So question number 31 says, under which section of MP Accommodation Control Act is provided for fixation of provisional rent? तो provisional rent कहाँ पर है? अभी I've told you section 13(2) में है। कहाँ है? section 13(2) में। Remember this. Next you have question number 32. If a landlord receives any rent in excess of the standard rent as fixed by the rent controlling authority, he shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 3 months, तो 3 महीने की मैक्सिमम सजा। क्वेश्चन नंबर 33, विच वन इज नॉट द करेक्ट आंसर? इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर नहीं है? सो प्लीज रिमेंबर नॉट। The government may by notification exempt any accommodation from all or any of the provisions of MP Accommodation Control Act. तो आंसर क्या है? हम लोग ने अच्छे से सेक्शन 3 पढ़ा है, उसमें लिखा है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो सकता है, एग्जेम्प्ट रिलीजियस हो सकता है, चैरिटेबल हो सकता है। तो कौन सा बचा? कल्चरल इंस्टीट्यूशन। सो आंसर इज डी, कल्चरल इंस्टीट्यूशन। Next, you have question number 34. No suit for eviction of a tenant shall be maintainable on the grounds specified under 12(1)(e) or 12(1)(f) unless a period of dash has elapsed from the date of acquisition. तो इट इज 1 year, पीरियड ऑफ 1 year। तो आप ये देख रहे हैं ये वाला क्वेश्चन कितना रिपीट हो रहा है कि अगर ट्रांसफर से आ रहा है तो कब तक होगा? 1 year। सो रिमेंबर दिस, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स गो विद द एडीजे पेपर 2013, क्वेश्चन नंबर 35। By virtue of an agreement provided in section 6(4) of the MP Accommodation Control Act, the landlord may take the payment of rent in advance for the accommodation to be let out to a person equal to the amount of rent agreed for a period not exceeding, आपको याद है सेक्शन 4? मैंने बताया था लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में ऐसा अग्रीमेंट हो सकता है जहां पर टेनेंट फिनेंस करे कंस्ट्रक्शन को, और जो भी वो अमाउंट देगा वो रेंट इन एडवांस होगी। तो कितने टाइम की? 5 साल की रेंट इन एडवांस के बराबर ही वो अमाउंट होगा, उससे ज्यादा नहीं। सो आंसर हियर इज बी 5 years। सो आंसर इज 5 years। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। In which of the following cases it has been recently laid down by the MP High Court that there is a scope for liberal interpretation of the phrase his business so as to include the business of spouse and a closely related dependent member of the family covered by section 2(e) of the MP Accommodation Control Act? तो ऐसा कौन सा सेक्शन है जहां पर बोला गया था कि जो his business है वर्ड, इसको लिबरली इंटरप्रेट करना चाहिए और एक बंदे का स्पाउस का भी बिजनेस उसमें इंक्लूड होना चाहिए और उसके क्लोजली डिपेंडेंट मेंबर का बिजनेस भी उसमें इंक्लूड होना चाहिए। तो ये आपका हेल्थ किया गया था बद्रीलाल वर्सेस श्रीमती सीताबाई थ्रू LRs, बिरदी चंद जोशी एंड अदर्स। इस केस में हेल्थ किया गया था। नेक्स्ट लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 37। A landlord can file a suit for recovery of possession of the premises from tenant on the ground of default in payment of rent. कब कर सकता है? Only after 2 months notice period has expired. 2 महीने का नोटिस पीरियड खत्म हो गया है और ना ही टेनेंट ने रेंट पे किया ना ही देने की कोशिश करी। So this is answer is B. Next question number 38. The jurisdiction of civil court is ousted in respect of, तो कहां पर सिविल कोर्ट अपना जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज नहीं कर सकता? क्या वो स्टैंडर्ड रेंट फिक्स कर सकता है? नहीं। क्या वो ऐसा कोई केस सुन सकता है जिसपे रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी की पावर हो? नहीं। क्या वो इंजंक्शन ग्रांट कर सकता है ऐसे एक्शन के ऊपर जो रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी ले सकती है? नहीं। सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। इन तीनों ही केस में सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 39। अ रिविजन अगेंस्ट अ फाइनल ऑर्डर passed by the rent controlling authority on an application submitted by a retired government servant for eviction of his tenant on the ground of bona fide requirement shall be made to, तो रिविजन की एप्लीकेशन चैप्टर 3A में किसके पास जाती है? चैप्टर 3A रिमेंबर ये जाती है हाई कोर्ट के पास। किसके पास? हाई कोर्ट के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। प्लेंटिव और लैंडलॉर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द सूट अकोमोडेशन इज अ कंपनी। सेक्शन 20 याद कर लीजिए तुरंत, ये कंपनी है। The defendant was an employee of the company to whom the suit accommodation was let for use as a residence. Now, defendant ceased to be in employment of the landlord company. The accommodation is required for the use of other employees of the company. In such a case,
फॉर एविक्शन ऑफ द डिफेंडेंट विच प्रोविजन कैन बी इन्वोक्ड? तो कौन सा इन्वोक किया जा सकता है? सेक्शन 20 ऑफ द एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट. नेक्स्ट, लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 42. The precondition for an application to section 13(1) of the MP Act is that a suit must be on any of the ground referred to in. तो कहां पर ग्राउंड दे रखे हैं टेनेंट के एविक्शन के? केवल सेक्शन 12 में दे रखे हैं. तो आंसर इज ए, सेक्शन 12. क्वेश्चन नंबर 43. No court shall take the cognizance of an offence punishable under MP Accommodation Act unless the complaint in respect of the offence has, from the date of commission of an offence, been made within. तो कितने टाइम में आप एप्लीकेशन देंगे तभी लिया जा सकता है कॉग्निसेंस? तो आंसर इज 3 months. Within 3 months from the date of commission of offence. Next, question number 44. Essential supply enjoyed by a tenant in respect of the accommodation led to him is cut off by the landlord. Who can make an order to restore such supply? तो कौन कर सकता है ये? Rent controlling authority. कौन? Rent controlling authority. Now let us move MP ADJ का 2014 का पेपर. Question number 45. Which of the following is not a member of family as defined under the act? तो member of family से ये तीसरा क्वेश्चन है. तो इनमें से कौन से नहीं है? पैटर्नल अंकल की विडो बिल्कुल है, ब्रदर सन बिल्कुल है, अनमैरिड सिस्टर बिल्कुल है. तो बेटे का बेटा नहीं है, सन नहीं है. सो मेंबर ऑफ द फैमिली की डेफिनेशन आप बहुत अच्छे से याद रखें. मैं आपको फिर बता देती हूं. सेक्शन 2E में दे रखा है मेंबर ऑफ द फैमिली कौन कौन होता है. उस बंदे का स्पाउस, उसका बेटा, उसकी अनमैरिड डॉटर, फादर, ग्रैंडफादर, मदर, ग्रैंडमदर, उसका भाई, अनमैरिड सिस्टर, पैटर्नल अंकल की वाइफ, पैटर्नल अंकल की विडो, या भाई का बेटा, या फिर भाई की अनमैरिड डॉटर. तो प्लीज इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 46. The period within which a person who has been allotted an accommodation by virtue of his office shall vacate such accommodation within a period of dash from the date of termination of tenancy. तो कितने टाइम? 7 days. और इस परिस्थिति में कलेक्टर चाहे तो कितना बढ़ा सकता है? मैक्सिमम 4 महीने तक बढ़ा सकता है कलेक्टर. तो वैसे टाइम कितना है? 7 दिन के अंदर उन्हें खाली करना होगा फ्रॉम द डेट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ टेनेंसी, अगर उनके ऑफिस की वजह से उन्हें वो अकोमोडेशन मिली थी. Next, question number 47. After receiving the benefit under subsection 3 of section 12, the tenant can afford to commit default in payment of rent for dash consecutive months. तो कब हो सकता है? 3 consecutive months. आंसर क्या है? 3 consecutive months. 12(3) में स्पेसिफिकली ये लिखा हुआ है, हम वहां पर इसको पढ़ सकते हैं एक बार. Question number 48. In case of composite tenancy of residential and non-residential purpose, landlord can seek eviction of tenant on the ground. तो लेट मी फर्स्ट टेल यू कॉम्पोजिट टेनेंसी क्या होती है. कॉम्पोजिट टेनेंसी का मतलब होता है जहां पर आप अकोमोडेशन दोनों ही पर्पस के लिए लेट आउट करते हैं एक ही पर्सन को. आधी मान लीजिए आपने रेसिडेंशियल पर्पस के लिए लेट आउट कर दी, आधी नॉन रेसिडेंशियल पर्पस के लिए लेट आउट कर दी, तो उसे कॉम्पोजिट टेनेंसी कहते हैं. तो अगर कॉम्पोजिट टेनेंसी है तो लैंडलॉर्ड एविक्शन कौन से ग्राउंड पे ले सकता है? सो आंसर हियर इज वो किसी भी पर्पस के लिए ले सकता है. जरूरी नहीं है कि वो केवल रेसिडेंशियल के लिए ले या केवल नॉन, किसी भी पर्पस के लिए ले सकता है. Next, question number 49. If the court is satisfied that a dispute as to the person to whom the rent is payable has been raised by a tenant for reasons which are false or frivolous, the court क्या करेगा court यहाँ पे? So answer is C. May order the defense against eviction to be struck out and proceed with the hearing of the suit. Section 13 आपको अच्छे से याद है, उसी की बात करी जा रही है. A और C में बस shall और may का अंतर है. ए कह रहा है कोर्ट ऐसा करेगा ही करेगा, तो कोई मैंडेटरी ड्यूटी नहीं है कोर्ट के ऊपर ये करने की. तो कोर्ट चाहे तो उसका डिफेंस स्ट्रक आउट कर सकता है. सो आंसर इज सी, मे ऑर्डर. क्वेश्चन नंबर 50. In order to get the benefit of protection against eviction and any appeal by a tenant against any decree for his eviction, क्या हो सकता है? So, tenant is required to deposit in the court or pay to the landlord an amount of rent as per the requirement of subsection 1 of section 13 of MP Accommodation Act. तो अगर उसे चाहिए benefit protection against eviction तो उसे amount deposit करना पड़ेगा section 13 के हिसाब से. तो section 13 से बहुत questions हैं, section 13 भी अच्छे से ध्यान रखिएगा. Please remember the important questions. मैंने आपको बताया सारे questions उसी से ही हैं, क्योंकि वो previous year के papers की ही वो analysis है. Next, question number 51. No court shall take cognizance of an offence punishable under the Accommodation Control Act unless the complaint in respect of the offence has been made within. अभी हम लोग ने ये पढ़ा था. So answer is D, 3 months from the date of offence.
क्वेश्चन नंबर 52, रिविजन अगेंस्ट द ऑर्डर पास बाय द रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी शैल लाई बिफोर, तो ये कहाँ लाई करता है? हाई कोर्ट को. कहाँ? हाई कोर्ट को. क्वेश्चन नंबर 53, व्हेन डिफेंस ऑफ टेनेंट अगेंस्ट एविक्शन इज स्ट्रक आउट अंडर सेक्शन 13(6) ऑफ द एक्ट, देन टेनेंट विल हैव, तीनों ही चीजें उसके पास होंगी. डिफेंस अवेलेबल अंडर जनरल लॉ, the right to cross examine the plaintiff witness and can bring out the weaknesses of plaintiff. अगर उसका डिफेंस स्ट्रक आउट हो जाता है, ठीक है, तो उसके पास सब कुछ होगा ये. Next you have question number 54. If any eviction decree is obtained against tenant on the basis of compromise, then on execution what will happen? तो execution पे executing court के पास कोई right नहीं होती है to inquire about the validity of the decree. So answer is A. Next let's move to 2015 का paper. ADJ का. Question number 55. Which of the following provisions do not apply to the landlords contained in section 23J of the MP Accommodation Act? तो कौन से provisions apply नहीं करते हैं? So answer here is all of the above. कोई भी provision apply नहीं करता, उनके अपने provisions हैं. Next question number 56. The tenancy of any person who has been allotted an accommodation by virtue of his office shall terminate on the date on which he ceases to hold such office. The said person shall vacate such accommodation within 7 days. Answer is A. Question number 57. If any landlord contravenes the provision of subsection 1 of section 38 of MP Accommodation Control Act, he shall be punishable with, यहाँ पर essential supply को withhold किया जाता है, तो सजा कितनी है यहाँ पे? Answer is B. Imprisonment जो 3 महीने तक का है, या फाइन या फिर दोनों ही सजा. एंड फाइन नहीं है, इसलिए ए और बी में डिफरेंस है और बी करेक्ट ऑप्शन है, और फाइन है, ठीक है. नेक्स्ट लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 58. द लैंडलॉर्ड में विलफुली इंक्रीज द स्टैंडर्ड रेंट पर ईयर बाय एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग, सेक्शन आपका क्या बोलता है? लॉफुल इंक्रीज, तो वो बोलता है 10% से बढ़ा सकते हैं. रिमेंबर दैट. Question number 59. A landlord can file a suit for recovery of possession of the premises from tenant on the ground of default in payment of rent. तो इसका आंसर क्या है? B. Only after 2 months notice has expired and the arrears of rent has neither been paid nor been tendered by the tenant. Question number 60. In a suit for eviction of tenant, the plans and estimates and availability of necessary funds is to be proved by the plaintiff when the ground of eviction is, तो ये कहाँ पर उसे देना होता है, प्रूव करना होता है? मैंने आपको बताया था, जब वो सब्सटैंशियल एडिशंस या ऑल्टरेशंस कर रहा है तो उसे प्रूव करना होगा लैंडलॉर्ड को. किसको? कोर्ट को प्रूव करना होता है कि उसके पास एक प्रॉपर प्लान है और उसके पास फंड्स भी अवेलेबल हैं उसके लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61. A is the tenant in a house owned by B and C jointly. On partition, the house comes in share of B and B files a suit on the bona fide requirement. A, in order to avoid his eviction, should plead and prove that the partition is, तो उसे क्या प्रूव करना होगा? कि जो पार्टीशन हुआ है वो फेक है, वो सही नहीं है. सो आंसर इज A is sham. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62. A landlord after acquiring an accommodation by transfer, फिर से आ गया ट्रांसफर वाला क्वेश्चन, तो यहाँ आंसर क्या है? C, 1 year. वैसे आप पूरा क्वेश्चन पढ़ लें. A landlord after acquiring the accommodation by transfer cannot file a suit for eviction of tenant under section 12(1) on the grounds specified in clause E or F unless a period of dash has not elapsed from the date of acquisition. So answer here is 1 year. Next question number 63. The ground for eviction that the tenant has built accommodation suitable for his purpose is available only where the purpose of letting is residential. Residential case में ही इस ground पे tenant को evict किया जा सकता है कि जो part उसे दिया नहीं गया accommodation में, उस पे भी उसने कुछ बनवा लिया residential purpose के लिए. ठीक है. Next question number 64. In which of the following cases landlord would be entitled to obtain decree for eviction on the ground mentioned under section 12(1)(b) of MP Accommodation Control Act? तो ये subtenancy की बात करता है. So answer here is D, where the tenant has parted with the possession or any part of accommodation for consideration or otherwise. ठीक है, तो वहां पर सब अनलॉफुल सबटेनेंसी के ग्राउंड पे एविक्शन का सूट दायर किया जा सकता है. लास्ट पेपर 2016 का क्वेश्चन नंबर 65. Which of the following act cannot form a ground for eviction of tenant under MP Accommodation Control Act? तो कौन कौन से ग्राउंड है?
अगर आप याद रखें 12(1)(c) को, तो न्यूसेंस ग्राउंड है। और डिस्क्लेमर ऑफ टाइटल ऑफ लैंडलॉर्ड, दिस इज ऑल्सो द ग्राउंड। मटीरियल स्ट्रक्चरल ऑल्टरेशन भी ग्राउंड है, लेकिन होल्डिंग ओवर कोई ग्राउंड नहीं है जिसपे उसको एविक्ट किया जा सकता है, तो होल्डिंग ओवर पे एविक्ट नहीं किया जा सकता। होल्डिंग ओवर, अगर आपने टीपीए पढ़ा हो तो होल्डिंग ओवर क्या होता है कि जहां पर आपकी लीज खत्म हो गई है और फिर भी लेसी जो है वो पोजेशन में है उस अकोमोडेशन के, और वो लेसर को रेंट दे रहा है और लेसर को पता है कि लीज टर्मिनेट हो गई है, फिर भी लेसर उस रेंट को एक्सेप्ट कर रहा है, तो उस परिस्थिति में माना जाता है कि लीज रिन्यू हो गई है, तो उसको कहते हैं होल्डिंग ओवर। तो होल्डिंग ओवर कोई ग्राउंड नहीं है एमपी अकोमोडेशन एक्ट में जिसके बेसिस पर टेनेंट को एविक्ट किया जाए। नेक्स्ट, Question number 66. Under clause C of subsection 1 of section 12 of MP Accommodation Control Act, which is not included? तो न्यूसेंस इंक्लूडेड है, इनकंसिस्टेंट एक्ट इंक्लूडेड है, एडवर्स एंड सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। सो आंसर इज डी, दैट टेनेंट हैज अनलॉफुली सबलेट, क्योंकि अनलॉफुली सबलेट आपका बी में है ना कि सी। देन यू हैव क्वेश्चन नंबर 67. The accommodation let for residential purposes is required bona fide by a religious institution exempted under section 3 of the Accommodation Act for occupation as a residence for itself. तो इसमें क्या हो सकता है? So answer here is D. No provision of Accommodation Control Act shall be applicable. कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं दायर कर सकते, क्योंकि ये exempted अगर है सेक्शन 3 में तो ये एक्ट उन पे लागू ही नहीं होगा। तो जब एक्ट नहीं लागू होगा तो एक्ट के प्रोविजंस के अंदर वो कुछ दायर भी नहीं कर सकते। Next, question number 68. Which of the following statement is incorrect? Not correct, incorrect. So कौन सी statement incorrect है यहाँ पे? So answer here is C. पहली चीज, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कॉग्निसेंस केवल कंप्लेंट पे लिया जाएगा, बिल्कुल। कंप्लेंट अगर 6 महीने के अंदर दायर हो, नहीं, पीरियड क्या है, 3 महीने के अंदर दायर हो, और वो सेंटेंस 2000 का तो पारित कर ही सकते हैं। सो आंसर इज सी, जो कि गलत स्टेटमेंट है, 3 महीने का पीरियड है वहां पे। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 69, जो कि बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी। तो ये अपॉइंटमेंट कौन कर सकता है? कलेक्टर कर सकते हैं, लेकिन विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। सो आंसर इज ए, अपॉइंटमेंट ऑफ रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी बाय द कलेक्टर विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। सो आई होप ये क्वेश्चंस आपको बेनिफिट करें। सो आई होप दिस वीडियो रियली बेनिफिटेड टू यू ऑल। ऐसे ही मैं सेम वीडियो एमपी लैंड रेवेन्यू कोड की बहुत जल्दी लेके आ रही हूँ, बिफोर पेपर ही आ जाएगी, एंड यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो जहाँ पर पुराने पेपर के सारे इंपॉर्टेंट MCQs होंगे। एनी अदर थिंग विच यू वॉन्ट, यू कैन जस्ट पिंग डाउन इन द कॉमेंट बॉक्स, एंड प्लीज डोंट फर्गेट टू लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, and share as much as possible. Thank you so much. Have a great day ahead.